हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। काफ़ी जो है तो गैप हो चुका है अपने क्वेश्चन आंसर करने में। तो चलिए, जो आज क्या है पाठ्य पुस्तक के हल प्रश्न हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। देखिए अपने को क्या है, इनकी जो विधि है कि किस विधि के द्वारा किसे अलग किया जाता है, इसमें जो तो मेथड अपने को बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। तो देखिए, जब जल में कोई चीज़ मिले रहेगी और उसे जब अलग करेंगे तो उसे किस विधि से करेंगे, उसे जो होता है वाष्पन या वाष्पीकरण विधि से, इवेपोरेशन जो मेथड होता है उसके द्वारा क्या करेंगे, अलग करेंगे। फिर सेकंड नंबर देखिए क्या है का, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है और क्या है सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से क्या करना है, अलग करना है। किसको, सोडियम क्लोराइड को। तो ये किस विधि से करेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, यानी सब्लिमेशन मेथड को द्वारा करेंगे। फिर सी क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि धातु के छोटे छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, यानी कार का जो इंजन है उसमें क्या है, छोटे छोटे धातु के टुकड़े मिले हुए हैं। तो इसे किस प्रकार से अलग करेंगे, तो इसे फिल्ट्रेशन मेथड है उसके द्वारा क्या करेंगे, अलग करेंगे। किसको, जो आपका धातु के छोटे छोटे टुकड़े हैं, किसमें, ऑयल में। फिर डी आपका क्या है, दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सा मेथड आप यूज करते हैं। तो दही से जब मक्खन निकालते हैं उसके लिए क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, यानी कि जो अपकेंद्रण विधि होती है वो होता है आपका। फिर इसके बाद ई देखिए क्या है, जल से तेल निकालने के लिए। तो जल से तेल निकालेंगे तब क्या है, पृथक्करण जो है तो सेपरेटिंग फनल जो कीप होती है उसमें फनल के द्वारा जो है तो क्या करेंगे, इससे को अलग करेंगे। क्योंकि ऑयल जो है तो वाटर के ऊपर हो जाएगा और जब कीप के द्वारा इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, ऑयल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। क्योंकि ऑयल जो है तो ऊपर रहेगा और पानी जो है तो नीचे रहेगा, क्योंकि पानी का जो डेंसिटी है तो ज़्यादा रहती है आपके किससे, ऑयल से जो है। फिर इसके बाद क्या है आपको, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। चाय से जब चाय की पत्ती पृथक करते हैं तो क्या करेंगे, ये छानन विधि द्वारा करेंगे, फिल्ट्रेशन विधि द्वारा करेंगे। बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने में। अब बालू से जब लोहे की पिन अलग करेंगे तो इसमें किस प्रकार का मेथड का यूज करेंगे आप, जैसे मैग्नेट ले जाएंगे तो उसके पास क्या हो जाएंगे, जितनी जो लोहे के कील होंगे तो सब मैग्नेट में चिपक जाएंगी। तो क्या हो जाए, कौन सा मेथड हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक सेपरेशन विधि हो जाएगी। अब एच नंबर देखिए क्या है कि भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में। जो भूसा होता है उससे गेहूं के दाना को जब अलग करेंगे तो कौन सा मेथड अपनाएंगे पूछ रहा है। तो कौन सा मेथड अपनाएंगे, इसमें जो तो बिनोइंग मेथड। जो बिनोइंग मेथड होता है या फटकन विधि होता है उसके द्वारा क्या करेंगे, आप लोग देखे होंगे ना, जब राह में गेहूं और भूसा एक में मिलता है तो सूपा से फटक करके उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, या कि सूपा से उसको ओसा देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बिनोइंग मेथड बोलते हैं। इसके बाद क्या है आपका, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से आसान तरीके से अलग करने के लिए। अब पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन जो कण होते हैं तो उनको किस प्रकार से अलग करेंगे, भारण यानी लोडिंग या फिटकरी या एलम का उपयोग करके। आप देखिए एक बाल्टी में पानी जो रहता है थोड़ा मटमैला रहेगा तो उसमें फिटकरी को क्या करिए, घुमा दीजिए, घुमा के उसे जो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो क्या होगा, जो उसमें जो छोटे छोटे धूल के कण होंगे, मिट्टी के कण होंगे तो क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं। अब देखिए जे क्या दिया हुआ आपका, पुष्प की पंखड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। जो कलर होता है, कलरों को अलग करने में किस मेथड का यूज होता है आपका, क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज होता है। तो इस प्रकार से आपके इनके सभी के आंसर आपको बता दिए। तो चलिए देख लीजिए अब आंसर क्या है। पहला क्या है, वाष्पीकरण, वाष्पन या वाष्पीकरण विधि है। दूसरे का क्या है कि जो है तो आपका ऊर्ध्वपातन है। आपको सवाल बताती गई हूँ उसको सब देखिए। पहला वाला क्या है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, तो क्या है, वाष्पन या वाष्पीकरण विधि आपका, या इवेपोरेशन या वेपोरेशन। फिर दूसरा क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने में, तो आपका क्या है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन हो गया। फिर सी का क्या है, निस्यंदन छानन विधि या फिल्टरेशन मेथड हो गया। जो सी है आपका क्या बोलता है, धातु के छोटे छोटे टुकड़े को जो इंजन ऑयल से अलग करने के लिए, जिसे क्या करेंगे, फिल्टरेशन मेथड के द्वारा करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, दही से मक्खन निकालने के लिए आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। फिर इसके बाद जो है तो आपका क्या है,
धातु के छोटे जल से तेल निकालने में कौन सी विधि हो जाएगी आपकी? कीप विधि जो होती है। कीप विधि में क्या होता है, तेल जो है तो आपका अलग हो जाएगा और पानी जो है तो अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कीप जो फनल होती है, सेपरेटिंग फनल होती है, तो इसके द्वारा इसे अलग किया जाता है। इसके बाद यह क्या है, चाय से चाय की पत्तियों को अलग करेंगे तो किस प्रकार से? फिल्ट्रेशन विधि द्वारा, यानी कि छान के उससे जो है तो अलग करेंगे। बालू से लोहे के पिनों को अलग करने के लिए क्या करते हैं? तो मैग्नेटिक सेपरेशन, जो मैग्नेटिक मेथड होता है उसे यूज करते हैं। इसके बाद क्या है आपका कि भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में तो क्या है आपका? विनोइंग मेथड है, यानी फटकन विधि के द्वारा है। पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को तो लोडिंग या एलम का उपयोग करके। फिर पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में तो क्या हो जाएगा? इसका क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। आशा करती हूँ बेटा सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं बेटा, कमेंट किया करिए। आपको जो भी पढ़ना हो, कुछ नहीं बनता है। आजकल बारिश की वजह से भी थोड़ा हमारी जो तो क्लास लेने का लेट हो जाता है, क्योंकि कुछ इस तरह का वही नहीं बन पाता बेटा, इसीलिए भी क्लास लेट होती हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है तो क्रम बाई क्रम क्लास आती रहे आपकी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का उपयोग करेंगे। यानी कि जब अपन चाय बनाएंगे तो पहले कौन सा जो है तो पहले किस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे? विलयन है, विलायक है, विलेय है, घुलना है, घुलनशील है, अघुलनशील है, घुले, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग। कहने का मतलब ये है इसमें कि आपका जैसे सबसे पहले क्या ले लेंगे अपन, इसमें विलायक ले लेंगे। विलायक के रूप में आपका क्या हो जाएगा? जैसे पानी हो जाएगा। विलेय में क्या आ जाएगा? जो कि पानी में जो चीज़ घुलेगा वही क्या है? विलेय है आपका। मान लीजिए जैसे चीनी है, चाय की पत्ती है, ये क्या हो गया? विलेय हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? आपका घुलना हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? घुलनशील हो जाएगा। जो घुलनशील के बाद जो आप फिल्टर करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? जो नहीं घुलेगा वो क्या है आपका? अघुलनशील। अघुलनशील में आपका क्या हो जाएगा? जैसे चाय की पत्ती हो जाएगी, क्या होगा? ये अघुलनशील हो जाएगी। और जो घुल जाएगा तो घुले, जैसे आपका शुगर क्या है उसमें घुल जाएगा, घुले यानी फिल्ट्रेट। और जो छन्नी जब चाय को छानेंगे जो उसमें से बचेगा वो क्या कहलाएगा? आपका अवशेष कहलाएगा। तो देखिए इसको किस प्रकार क्रम से लगाते हैं। सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी लेते हैं तो क्या है? विलायक हो गया। जैसे आपने कुछ सवाल देखा, देखिए ना क्या दिया है? विलयन दिया है, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे? विलायक लेंगे। विलायक के रूप में क्या लेंगे? जल लेंगे। फिर इसमें विलेय पदार्थ क्या है? चीनी। जिसकी मात्रा कम हो क्या है? वो विलेय है। जिसका मात्रा अधिक है वो क्या है? आपका विलयन है। और विलायक क्या है आपका? जो विलयन और विलेय का जो दोनों घुल के तैयार होता वही आपका क्या है? विलायक है। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि विलयन, विलेय या विलायक में क्या अंतर है। अगर नहीं समझ में आता बेटा तो ये चीज़ आपको कमेंट करना है। सोचना तो बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई चीज़ नहीं आता। हमें पता है कि आप लोगों को सब कुछ आता है, पर फिर भी कभी कभी जो चीज़ नहीं समझ में आती बेटा उसे जो है तो क्वेश्चन करना है। फिर सेकंड में क्या है? इसमें चीनी डालिए जो एक विलेय पदार्थ है। थर्ड में क्या है? आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा। तीसरे में क्या है? जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विलयन मिलेगा। चीनी जल में क्या है? घुलनशील है। अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए जो जल में एक अघुलनशील विलेय है। क्या? चाय की पत्ती जो है, तथा इसे उबालिए। इसमें 1 कप दूध डालकर 5 मिनट तक पुनः उबालिए। अब एक छन्नी से इसे क्या करना है? छानिए। आपको चाय घुले तथा चाय की पत्तियां छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होंगी। यानी कि जब आप क्या करेंगे? स्ट्रेनर करेंगे तो क्या होगा? उसमें क्या है? चाय की पत्तियाँ उसमें जो है तो क्या हो जाएंगी? ऊपर छन्नी में छन जाती हैं, बच जाती हैं। जैसे अपन चाय बनाते हैं उसके बाद छानते हैं ना, तो लास्ट में क्या है? ये अवशेष के रूप में मिलेगा। इस प्रकार से इसे जो है तो क्रम में लगाना है। आशा करती हूँ आपको एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। अब देखिए क्या दिया हुआ है अपने को? तालिका दिया हुआ है। टेम्परेचर किस में दिया हुआ है आपको? केल्विन में दिया हुआ। विलेय पदार्थ क्या है आपका? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड।
ये क्या दिए हुए हैं आपको, घुलनशीलता नीचे दी हुई है और ऊपर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर, और इधर क्या दिए हुए हैं, विलेय पदार्थ दिए हुए हैं। अब पहला क्या बोला है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर देखिए क्या दिया, चूँकि 100 ग्राम जल में कितना है, 313 केल्विन है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर 50 ग्राम जल बोला है। चलिए अब आगे चलिए, तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा कितनी है, 62 ग्राम है। अब देखिए यहीं से लगा लीजिए कि जब क्या है 100 ग्राम के लिए कितना है, 62 ग्राम है। अब 50 ग्राम जल के लिए क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 31 ग्राम हो जाएगा। अब इसे देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, इसीलिए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा 62/100 × 50 बराबर कितना हो जाएगा, 31 ग्राम होगा, यानी कि 31 ग्राम मिलेगा। क्योंकि क्या पूछा हुआ आपको, जो है तो 50 ग्राम जल के लिए पूछा, और यहाँ कितना दिया है, 100 ग्राम जल के लिए। 100 ग्राम जल के लिए कितना दिया हुआ है, 62 ग्राम दिया हुआ है। इसीलिए जो है तो 50 ग्राम जल में कितना हो जाएगा आपका, 31 ग्राम होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होता है तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करिए। कोई भी विलयन जब ठंडा होगा तो उसमें जो है तो क्या ऑब्जर्व करना, उसमें क्या प्रोसेस कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा। तो देखिए क्या हो रहा है उसमें, जो है तो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा तो पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है, क्रिस्टल जमता जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल, यानी कि संतृप्त घोल यानी इतना कि जितने में वो आसानी से घुल जाए और जो है तो विलयन तैयार हो जाए, मतलब उसमें जब और अधिक ना घोला जा सके तो उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। संतृप्त विलयन घोल को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता क्या होती है, घटती है। अतः ठोस KNO का क्रिस्टल प्राप्त हुआ, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है KNO3 जो दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट का क्या हुआ, क्रिस्टल प्राप्त हुआ। अब इसके बाद क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर C तीसरा देखिए क्या है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। अब इसमें जो है तो कौन सा लवण जो है तो अधिक घुलनशील होगा, ये बोला है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है उसी में कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता इस प्रकार है, यानी कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका कितना, 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। तो अब इसमें से क्या पूछा हुआ, घुलनशीलता इस प्रकार, मतलब किसकी सबसे ज़्यादा घुलनशीलता है, तो देखिए किसकी हो जाएगी आपकी, जिसका 37 ग्राम है वही उसी की क्या हो जाएगी, जो है तो आपकी घुलनशीलता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा मात्रा है उसकी उतनी घुलनशीलता है, अगर कम मात्रा है तो कम घुलनशीलता है। फिर देखिए D क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कोई भी विलेय पदार्थ है तो उसको जो है तो और अधिक घोला जा सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो है तो पदार्थ की मात्रा और ज़्यादा घुलेगी। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगी, घुलनशीलता की मात्रा कम हो जाएगी। तो देखिए D का क्वेश्चन कि ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है। अब देखिए निम्न के क्वेश्चन नंबर 4, निम्न के उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन क्या है, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन। अब देखिए आपका क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो संतृप्त विलयन है ये क्या है, जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती, जो उस विलायक को संतृप्त विलयन कहा जाता है। मान लीजिए आप एक गिलास पानी लीजिए और एक गिलास चीनी लीजिए, तो क्या घुलेगा, नहीं घुल पाएगा। उसमें जितनी मात्रा में घुल पाए चीनी,
कहने का मतलब ये है कि अगर 1 गिलास पानी है तो उसका 1/4 शुगर उसमें अच्छे से घुल जाएगा, तो क्या कहलाएगा आपका संतृप्त विलयन। अगर 1 गिलास वाटर लेंगे और 1 ही गिलास जो है तो चीनी डाल देंगे तो उसमें जो है तो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, मतलब संतृप्त विलयन नहीं कहलाएगा। और जैसे आप चाशनी बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। वही तो अपन पढ़े थे अभी कि जब ताप बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता बढ़ती है, अगर ताप नहीं बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता घटती है। इसीलिए संतृप्त विलयन वही है कि जो विलय, जितने विलायक में विलय की मात्रा अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती, मतलब जितना घुल चुका उससे और अधिक नहीं घोला जा सकता, उसे ही क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। अब शुद्ध प्योर सब्सटेंस क्या है, देखिए शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना चांदी आदि। सोना चांदी क्या है, जो है तो आपके प्योर सब्सटेंस है, प्योर पदार्थ हैं। कोलाइड क्या है, कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें विलय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे होते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। किसके, कोलाइड के विलयन होते हैं। इनके विलय कणों को खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है तथा ये स्थायी होते हैं। कोलाइड जो है तो टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन इत्यादि। यानी कोलाइड जो है तो क्या होते हैं, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जबकि आपका निलंबन सस्पेंशन जो होते हैं टिंडल प्रभाव नहीं उत्पन्न करता है। निलंबन सस्पेंशन क्या, देखिए निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबन रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दे तो ठोस कण नीचे बैठ जाता है, जैसे कीचड़ का पानी, रेत पानी, चाक पाउडर तथा पानी में चूना, पत्थर इत्यादि। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं किस प्रकार से निलंबन को देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपका, कि निम्नलिखित से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। देखो बेटे कितना है, बहुत तो नहीं है बेटा, पर यह है कि थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो। चलिए बता ही देती हूँ, इसके बाद जो है तो फिर 10-10 मिनट की वीडियो बनाया करूँगी तो आप लोगों को पढ़ने में भी आसान होगा और हमें अपलोड भी करने में। तो देखिए इसमें जो पदार्थ दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ आपके पास, सोडा जल दिया है, लकड़ी है, बर्फ़ है, वायु है, मिट्टी है, सिरका है, छनी हुई चाय। इसमें से ये बताना कौन सा इसमें समांगी है, कौन सा विषमांगी है। समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या आपका, जैसे सोडा जल हो गया, बर्फ हो गया, वायु, सिरका, छनी हुई चाय, ये क्या है आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण। विषमांगी में क्या हो जाएगा, लकड़ी और मिट्टी हो जाएगी। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। यदि वायुमंडल दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित फिक्स्ड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। अब इसमें से जैसे आपका क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, लोहा हो गया, पारा हो गया, ये आपके क्या है जो है तो शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे, क्योंकि ये किसके श्रेणी में आते हैं, तत्व के। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या है, बर्फ है, लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्साइड है, पारा है, ये क्या हो गए आपके शुद्ध पदार्थ हो गए। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। जैसे ये दिए हैं ये पदार्थ, मिट्टी, समुद्र का जल, वायु, कोयला, सोडा जल। अब इसमें से आपको ये बताना कि विलयन कौन है। तो देखिए मिट्टी तो सॉलिड है आपका, वायु जो है तो वायु जो है तो क्या है आपका गैस है, और समुद्री जल जो है आपका क्या है, विलयन है। कोयला क्या है आपका सॉलिड हो गया, सोडा जल क्या हो गया आपका विलयन होगा। तो आपको विलयन वो बताना जो लिक्विड फॉर्म में हो। लिक्विड फॉर्म में इसमें से कौन सी चीज़ है, समुद्री जल है और सोडा जल है, ये दोनों क्या है, विलयन है। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो इसमें से देखिए क्या है जो आपका टिंडल प्रभाव दर्शाता है, वो क्या है आपका दूध है, और दूसरा क्या है स्टार्च विलयन है। ये दोनों जो है तो क्या है, कोलाइड जो है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करिए। अब इसमें बताना कौन सा तत्व, कौन सा यौगिक, कौन सा मिश्रण है।
जैसे सोडियम है, मिट्टी है, चीनी का घोल है, चांदी है, कैल्शियम कार्बोनेट है, टिन है, सिलिकॉन है, कोयला है, वायु है, साबुन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। इसमें से जैसे सोडियम हो गया आपका क्या है, धातु है, तो क्या हो गया आपका तत्व हो जाएगा। यौगिक मिट्टी जो है तो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा आपका जो है तो यौगिक हो जाएगा, यानी जो दो चीज़ों से मिला रहेगा वो क्या आपका यौगिक हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या है, तत्व क्या है, सोडियम है, चांदी है, टिन है, सिलिकॉन है, क्या है आपके तत्व हैं, क्योंकि ये क्या है आपके धातु हैं। यौगिक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया जो है तो यौगिक है। मिश्रण क्या है, चीनी का घोल, मिट्टी, वायु, कोयला, रक्त, ये क्या है आपके मिश्रण हैं। आशा करती हूँ बेटा आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसे जो है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है। देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है, कौन से भौतिक परिवर्तन। देखिए पौधों की वृद्धि क्या होती है, ये रासायनिक परिवर्तन होती है। लोहे में जंग लगना क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। खाना पकाना क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछे कि मोमबत्ती का पिघलना क्या है, तो मोमबत्ती का पिघलना आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए इनका आंसर क्या है। देखिए अब बता चुकी हूँ आंसर, पर फिर भी देख लीजिए। पौधों की वृद्धि क्या है, पौधों की वृद्धि क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या आता है, देखिए हमने आपको बता दिया कि रासायनिक परिवर्तन पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना, ये क्या हो गया आपके जो है तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन आपका जल से बर्फ बनना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जल से पानी बनेगा, पानी से जल बनेगा, यानी कि उसकी जो सब्सटेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये है कि जैसे कोई पदार्थ है उसमें से जो न्यू सब्सटेंस बन जाता है, फिर उसे जो है तो भौतिक परिवर्तन, यानी कि पुनः जो तो उसे उसी स्टेज में नहीं लाया जा सकता। जैसे भोजन को एक बार पका दिया, अब हम सोचे कि नहीं वो फिर से उसी तरह से हो जाए, तो होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब मान लीजिए कि जैसे आप जो क्या है इसमें एक उदाहरण, पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, तो इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये मिले हैं ना कि इनके जो है तो इनके उसमें कोई चेंजेस आया। कहने का मतलब इनमें कोई रिएक्शन नहीं हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये कोई नया सब्सटेंस नहीं बना रहे हैं, ये क्या है, सिर्फ मिक्स है। इसीलिए जो क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये सब समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अब आपकी ये क्लास, आज से क्लास 9th की सेकंड चैप्टर जो है तो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो है तो 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आपको कमेंट करना है कि आपको फिजिक्स पढ़ना है कि बायो पढ़ना है, आप बताएंगे कि केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है ना। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है बेटा, आप लोगों को जो कुछ समझ ना आता हो तो हमें कमेंट करिए, और हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं। क्योंकि हमें जो है तो पढ़ाने का जो मोटिव मिलता है आप लोगों से मिलता है। अगर एक बच्चा भी मेरा वीडियो देखता है ना, तो मेरे को काम करने की 1000 गुना ताकत आती है। इसीलिए बेटा आप लोग हमें सपोर्ट करें जो है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।